अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 2020 के बिहार विधानसभा इलेक्शन का जब नतीजा आप देखोगे तो बीजेपी के पास 74 विधानसभा की सीटें थी, जेडीयू के पास 45, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4, वीआईपी के पास 3 और एक आजाद उम्मीदवार का समर्थन लेकर एनडीए के पास 127 विधानसभा की सीटें थी, जबकि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधानसभा की सीटों की जरूरत होती है। लेकिन अब यह आंकड़ा बदल चुका है और बिहार में बहुत बड़ा खेला हुआ वीआईपी के साथ। ये जो विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सिंह सहनी की, जिनके पास 3 विधानसभा की सीटें थी, जो कि एनडीए का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वाली एक पार्टी थी, अब वीआईपी को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। क्योंकि मुकेश सिंह सहनी को बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने यह लगाया कि उनके 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब जो नया ये जो गणित है कुछ इस तरीके से है। आप देखो कि यहां से वीआईपी गायब है। अब बीजेपी जिसके पास 74 सीटें थी, देखिए जिस बीजेपी के पास 74 सीटें थी, अब उस बीजेपी के पास 77 सीटें हैं। और जिस वीआईपी के पास 3 सीटें थी, वो वीआईपी यहां से हट चुकी है, क्योंकि बिहार में अब विकासशील इंसान पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब उस पार्टी का पूरे तरीके से बीजेपी ने खात्मा कर दिया, विकासशील इंसान पार्टी का नामो निशान मिटा दिया। तो अब जो नया रिजल्ट है उसमें बीजेपी 77 सीट, जेडीयू 45 सीट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 सीट और एक आजाद उम्मीदवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए के पास 127 सीटों का समर्थन है, यानी बहुमत से 5 सीट ज्यादा। और जहां तक बात अदर यानी महागठबंधन की है, तो इस वक्त महागठबंधन के पास केवल 110 विधानसभा की सीटें हैं। आरजेडी के पास 75, कांग्रेस के पास 19 और लेफ्ट के पास 16। सवाल यह पैदा होता है कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक है? तो आप जवाब है बिल्कुल नहीं। गिरिराज सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेगूसराय के सांसद हैं, उन्होंने बिहार की सरकार पर तंज कसते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, यानी नीतीश कुमार की सरकार हिंदुओं को मार रही है, हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रही है, हिंदू जाए तो कहां जाए। तो गिरिराज सिंह का जेडीयू की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ इतना बड़ा हमला करना क्या संकेत देता है कि क्योंकि आगे जाकर जेडीयू बीजेपी से समर्थन अपना हटा लेगी या फिर बीजेपी जेडीयू को लात मारकर बाहर निकाल देगी, कुछ भी संभावना है। तो अगर इन द फ्यूचर जेडीयू बीजेपी से अपना समर्थन वापस खींचती है, तो भारतीय जनता पार्टी के 45 सीटें घट जाएगी और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो फिर सरकार नहीं किसकी बनेगी, कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता है? आइए इस संभावना पर भी बात कर लेते हैं। अगर जेडीयू अपना 45 सीट का समर्थन भारतीय जनता पार्टी से खींच लेती है और आरजेडी का 75 सीट का समर्थन ले लेती है, तो यह कुल 120 विधानसभा की सीटें हो जाती है। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं, 122 सीटों पर सरकार बनती है। तो इनको सरकार बनाने के लिए अभी 2 सीटों की समर्थन की जरूरत पड़ेगी और एआईएमआईएम के पास 5 सीटें पहले से ही मौजूद है। तो आरजेडी के 75, जेडीयू के 45 और एमआईएम के 5 सीट मिलाकर बिहार में 125 सीटों के साथ एक नई गठबंधन की सरकार बन सकती है, जिसमें एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार बन सकते हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बन सकते हैं और एक एजुकेशन मिनिस्टर एमआईएम का बनाया जा सकता है, जिसका नाम है अख्तर ईमान साहब। पर इसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन यह इम्पॉसिबल भी नहीं है। अब इस वीडियो में मैं आपको यह भी बता दूं कि जिनको यह लगता हो कि एआईएमआईएम के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं या एमआईएम ने बिहार के 2020 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी का किसी हिसाब से समर्थन किया था, तो मैं उनको अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं ताकि उनका मुंह थोड़ा काला हो जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव किए गए थे 2 सीटों पर और उन 2 सीटों पर जेडीयू का सीधा मुकाबला आरजेडी से था, राष्ट्रीय जनता दल से। और दोनों सीटों पर एमआईएम के न लड़ने के बावजूद भी जेडीयू ने दोनों सीटें हासिल कर ली। तो एमआईएम नहीं लड़ी तो जेडीयू क्यों जीती? अब दूसरा तथ्य के बुनियाद पर मैं आपको जवाब देता हूं। एआईएमआईएम ने बिहार में 19 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 5 विधानसभा की सीटों पर एआईएमआईएम को जबरदस्त जीत मिली है।
कोचा धामन से 79,548 वोट, बैसी से 59,162 वोट, जोकीहाट से 59,523 वोट और बहादुरगंज से 85,472 वोट के साथ एएमआईएम ने 5 विधानसभा की सीटें हासिल कर ली। बाकी 14 विधानसभा की सीटों में से 9 विधानसभा की सीटों पर महागठबंधन जीती, एमआईएम हार गई और बीजेपी भी हार गई। 5 सीटों पर एनडीए जीती है, जिसमें से बीजेपी है, जेडीयू है और वीआईपी है। अब उन 5 सीटों की डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। पहली सीट बरारी विधानसभा सीट में जनता दल यूनाइटेड को 81,320 वोट मिला, जबकि आरजेडी को 70,473 वोट मिला। आरजेडी बरारी में 11,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से हार गई और एआईएमआईएम को उस सीट में 6,564 वोट मिला। एमआईएम अगर नहीं भी लड़ती तो 6,000 वोट अगर आरजेडी में जाता तो भी आरजेडी 6,000 वोट से हार जाती। तो एमआईएम बिल्कुल भी वोट कटवा नहीं है। दूसरी सीट रायगंज विधानसभा सीट में जेडीयू के प्रत्याशी को 81,874 वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 79,479 वोट मिला। लगभग 3,000 वोट से यहां से कांग्रेस हार गई, लेकिन एआईएमआईएम यहां से 2,400 वोट लेती है। इसके अलावा यहां से और भी बहुत सारी पार्टियां थी जिन्होंने 3-4 हजार वोट काट दिए, तो एमआईएम ना भी लड़ती तो ये वोट कांग्रेस से आरजेडी में जाती, ये कोई फिक्स नहीं है। तीसरी सीट नरपतगंज में बीजेपी के प्रत्याशी को 77,962 वोट मिला, जबकि आरजेडी के प्रत्याशी को 56,359 वोट मिला। यहां से आरजेडी का प्रत्याशी 20,000 वोट से बीजेपी से हार गया, जबकि एमआईएम के उम्मीदवार को सिर्फ 4,900 वोट मिले। तो एमआईएम ना भी लड़ती तो 5,000 वोट मिल जाता आरजेडी को, तो भी 15,000 वोट से नरपतगंज से आरजेडी हार जाती। चौथी सीट है साहेबगंज, जहां पर वीआईपी के प्रत्याशी को 81,036 वोट मिले, जबकि आरजेडी के प्रत्याशी को 65,643 वोट मिला। और यहां से आरजेडी एनडीए के गठबंधन से 25,000 वोटों से हार गई और एएमआईएम को सिर्फ 4,000 वोट मिला है, सिर्फ 4,000। यानी इस सीट से अगर एमआईएम लड़ती ना भी लड़ती तो भी सिर्फ 4,000 वोट आरजेडी को मिलता, तो भी वो 20,000 वोट से आरजेडी यहां से हार जाती। और लास्ट सीट है परनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी को 71,000 वोट मिला है, 71,000, जबकि कांग्रेस को 65,000 वोट मिला है। 6,000 वोट से यहां से कांग्रेस बीजेपी से हार गई, जबकि एमआईएम के प्रत्याशी को सिर्फ 438 वोट मिला है। अगर एमआईएम यहां से ना लड़ती तो 500 वोट मिल जाते और कांग्रेस को, तो फिर भी कांग्रेस यहां से 20,000 वोटों से या 5,000 वोटों से आरजेडी से बीजेपी से हार जाती। तो एआईएमआईएम के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने से बीजेपी को 1% भी फायदा नहीं हुआ है। तो जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीत जाती है, वह 1 नंबर के मूर्ख और जाहिल है। खुद तेजस्वी यादव से जब पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि ओवैसी साहब से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है और ओवैसी साहब से उनको कोई नुकसान की उम्मीद भी नहीं थी। तो वैसे भी जुम्मनों को मुंह काला तो तेजस्वी यादव कर चुके थे। और जो लोग मुसलमान होकर ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं, उनको मैं ये हदीस पेश करना चाहूंगा, जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है कि आदमी के झूठा होने के लिए बस यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बिला तहकीक लोगों को आगे बढ़ा दे, शेयर कर दे, फैला दे। तो जो लोग बिना तथ्य के बुनियाद पर एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में 1 नंबर के झूठे इंसान हैं, जिनकी इस्लाम में कोई औकात और कोई हैसियत नहीं ऐसे लोगों की जो बिना सच जाने एआईएमआईएम को बीजेपी का बी टीम कह देते हैं। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि अब बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, कभी भी बीजेपी की सरकार गिर सकती है, कभी भी बड़ी खबर आ सकती है, एआईएमआईएम किंग मेकर बनकर आरजेडी जेडीयू की सरकार बनवा सकती है। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आने वाले बिहार में विधानसभा इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन हो, आपका अपना प्रत्याशी आपके लिए बेहतर काम कर रहा है। एमआईएम के 5 विधायक ना बीजेपी में जाएंगे ना जेडीयू में, वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के एमएलए कब बीजेपी में जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा वीआईपी का बेचारा 3 विधायक बीजेपी में चला गया है। तो मुसलमानों को जगाने के लिए, माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए, संविधान के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए।
कि आप और आपके परिवार का वोट आने वाले विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन बिहार में किस पार्टी को जाएगा और आपको क्या लगता है कि ये सरकार कितनी दिन टिकेगी। अपनी बात तफसील से कमेंट पर जरूर रखें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे अभी कभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इसे कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे हाथों में क्या हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसकी तफसील मेरे अपने दूसरे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल न्यूज़ पर डाली है, तो आप वहां पर जाकर इसे डिटेल में देख सकते हैं। उसका लिंक इंशाल्लाह मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।